हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगनर्स कॉस्मोस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा अभी ब्लॉग चल रहा है यहाँ पे 501 का हमने चैप्टर 1, 2, 3 कर लिया। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 4। आज का हमारा टॉपिक है प्रारंभिक शिक्षा, लेसन 4, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण की संगठनात्मक संरचना। सार्वत्रिकीकरण का मतलब मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ कि शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन, यानी कि शिक्षा को पूरी देश में इस तरीके से फैलाना कि कोई भी बच्चा प्रारंभिक शिक्षा से वंचित ना रह सके। ठीक है, इस चैप्टर में आप पूरा यही पढ़ने वाले हो। प्रस्तावना है, इसमें कुछ नहीं है, क्या पढ़ने वाले हो बस इतना है। ठीक है, और हाँ, एक छोटा सा समरी देख लो आप कि आप पढ़ोगे क्या आगे। प्रारंभिक शिक्षा की विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक संरचना। ठीक है, कि मतलब किस तरीके से हर स्तर पर संगठना ये शिक्षा का विकेंद्रीकरण कर दिया गया है और सबको अपना अपना कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी गई है। केंद्र स्तर पर अलग से, राज्य स्तर पर अलग से, और सबसे छोटा आपका जिला स्तर पर। जो केंद्र स्तर पर काम करता है वो है आपका NCERT, जो स्टेट स्तर पर काम करता है वो है आपका SCERT। ठीक है, और एक और है, भी पढ़ोगे, ये दोनों मेन है जो कि आपने नाम भी सुना है। ऑब्वियस है, आप ये टीचिंग का कोर्स कर रहे हो तो आपको इसके बारे में पता ही होगा। SCERT NCERT के बारे में तो आप जानते ही होंगे। उसके बाद जिला स्तर पर 3 ये नए हैं। अभी जब पढ़ोगे तो उसको डिटेल में पढ़ोगे और समझ भी जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बच्चों NCERT से। प्रारंभिक शिक्षा की राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक संरचना NCERT, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अच्छा, कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा गया है इसका। ठीक है, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में पूछा गया है, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको याद कर लेना। ठीक है, सन 1954 से आरंभ कर आगे भारत में बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना की गई थी। 1954 से शुरू होकर उसके बाद बहुत सारी संस्थाएं खोली गई थी शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने के लिए। अब कौन कौन सी थी शिक्षा, कुछ के संस्था के नाम दे रखे हैं इसमें। पाठ्य पुस्तक अनुसंधान का केंद्रीय ब्यूरो 1954 कब खुला था ये भी है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, मतलब इसमें पूरे में ये है कि कौन सा जो संस्था है वो कब खोला गया था। इसमें कुछ के नाम दे रखे हैं जो मेन मेन है। ठीक है, आइए इनमें से कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में हम सविस्तार से अध्ययन करेंगे। अब जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, उसको ध्यान से पढ़ो बेटा, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला आ गया आपका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद NCERT, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। 4 बार इसका नाम बोलोगे अपने आप अभी याद हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1961 में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। NCERT का मुख्य फोकस विद्यालय शिक्षा में सुधार लाना था। ये प्राइमरी, प्री प्राइमरी, अपर प्राइमरी और आपका ये जो मिडिल हो गया, ये सबका सुधार लाने का काम किसका था? NCERT का। ठीक है, आपका 11th 12th मतलब फर्स्ट क्या ये आपका प्री प्राइमरी से लेके 12th तक पूरा एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस करना, उसको बदलाव लाना और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उसमें उन्नति करने का काम NCERT को सौंपा गया था। ये उस पर केंद्र स्तर पर काम करती है। इसका उद्देश्य शैक्षिक मामलों में केंद्र तथा राज्य सरकार को सलाह देना था। ठीक है, NCERT की यह महासभा की एक महासभा होती है जिसमें सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, प्रख्यात शिक्षाविद तथा अध्यापक प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन कौन उस महासभा में होते हैं? यही होते हैं भैया, शिक्षा मंत्री, प्रख्यात शिक्षाविद और अध्यापक। NCERT के 4 उद्देश्य हैं। कौन कौन से हैं? विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, क्यों उसकी स्थापना की गई थी वो बता रहा है, तो 4 मेन काम है। प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, देश में विद्यालय शिक्षा के सम्मुख आने वाली समस्याओं को सॉल्व करने का काम NCERT करेगी। ये मेन इसके 4 काम, 4 उद्देश्य थे इसके, कि इस उद्देश्य के पर्पज से इसको बनाया गया था। इन कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए NCERT के विभिन्न निकाय या संस्थान निम्नलिखित हैं। अब देखिए, इस जो भी इसने डिसाइड किया कि उसे ये करना है, तो उसे करने के लिए उसने कुछ संस्था का निर्माण किया। ठीक है, कि कुछ लोगों का एक ग्रुप बना दिया, कुछ का कि तुम ये करोगे, तुम लोग बुक्स बनाओगे, तुम लोग सिलेबस डिसाइड करोगे, तुम लोग एक्स्ट्रा करिकुलम में क्या होने वाला है वो देखोगे। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ संस्था अपनी बना दी गई अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। कौन कौन सी है बच्चे? राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान NIE, ये न्यू दिल्ली में है। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET, ये भी नई दिल्ली में है। पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, ये कहाँ है? ये है बच्चा आपका ये भोपाल में है। ठीक है, और शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? PSSCIVI। ठीक है, ये ज़रूर याद रख लेना कि ये कौन सी संस्थान कब मतलब कहाँ बनाई गई है। ठीक है, कब कहाँ किस जगह पर बनाई गई थी, ये याद करना है। और ये किसकी संस्था है? तो ये NCERT की संस्था है। ठीक है, ये याद रखना। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं ऐसे इम्पोर्टेंट, पर जो है थोड़ा बहुत वो बहुत है इम्पोर्टेंट आपके लिए। एक है आपका क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, ये है RIE, जो अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर तथा शिलोंग में स्थित है।
इसके बाद एनसीईआरटी की मुख्य अंतरंग परिषद या प्रबंध परिषद इसकी कार्यकारी समिति है। ठीक है। केंद्रीय मानव विकास मंत्री सामान्य सभा के पदेन अध्यक्ष होता है। सामान्य सभा के निम्नलिखित सदस्य होते हैं। अब ये एनसीईआरटी के सामान्य सभा में कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो ये 3 सदस्य होते हैं। 3 नहीं, इसमें बहुत सारे हैं, पढ़ोगे तो समझ जाओगे। अच्छा अब सुनो, अब इसका ना नाम चेंज करके रख दिया गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जो था, अब ये पद हटा दिया गया है और इसकी जगह पे शिक्षा मंत्रालय को ले आया गया है। ठीक है, याद रखना। लेकिन उस समय पे ये केंद्रीय संसाधन विकास मंत्री ही था, तो आपको यही नाम हर जगह पढ़ने को मिलेगा, पर अब इसका ये पद हटा के शिक्षा मंत्रालय ले आया गया है। ठीक। उसके बाद बच्चों, ये सामान्य सभा में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। कौन कौन से? देखो, सभी राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों के शिक्षा मंत्री, केंद्र शासित यूटी हो गया ना आपका, जिससे हमारा दिल्ली हो गया यूटी, चंडीगढ़ यूटी है, तो इनके भी शिक्षा मंत्री ये हो जाएंगे। जैसे कि बच्चा देखिए, हर देश में, हर यूटी में नहीं है शिक्षा मंत्री अलग से, क्योंकि यूटी को जो हमारा सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है वो चलाती है। ठीक है। पर कुछ ऐसे यूटी हैं जिसका अपना एक विधानसभा, जिसमें दिल्ली आता है। ठीक है। तो इस दिल्ली का अपना शिक्षा मंत्री, अपना ये मुख्यमंत्री, सब कुछ है। ठीक है। दिल्ली हो गया आपका, जम्मू कश्मीर हो गया, तो यूटी के भी जो शिक्षा मंत्री हैं और राज्यों के शिक्षा मंत्री इसमें शामिल होते हैं एनसीईआरटी में। ठीक है। ये उसमें कुछ और सदस्यों के बारे में बताया गया जो इसके अंदर शामिल होते हैं, तो इसको एक बार आप पढ़ लेना, पढ़ जरूर लेना। अगर मैंने हाईलाइट किया हुआ है तो उसको छोड़ना नहीं। ठीक है। उसके बाद है बच्चों, ये एनसीईआरटी की भूमिका, क्या काम करती है, ये क्या काम है इसका? तो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विभिन्न विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान शिक्षा के विभिन्न पक्षों तथा अध्यापक शिक्षा पर शोध कार्यक्रम का दायित्व लेते हैं। ठीक है। ये सारा काम क्या करता है भाई? शिक्षा संस्थान, व्यावसायिक शिक्षा संस्थान शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर, अध्यापक शिक्षा पर, शिक्षा के विभिन्न पक्ष यानी कि शिक्षा का आप ए से लेकर जेड तक मान लो सारे डिसीजन, अध्यापक शिक्षा पर शोध कार्यक्रम का दायित्व भी किसका है भैया? ये एनसीईआरटी और जो उसके जो शाखाएं उसने बना रखी हैं, अपनी संस्था बना रखी है, उसकी। एनसीईआरटी वित्तीय सहायता तथा शैक्षिक निर्देशन प्रदान कर अन्य संस्थाओं या संगठनों के शोध कार्य की सहायता करता है, यानी कि वो पैसा देता है रिसर्च करने के लिए। ठीक है। शोधकर्ता विज्ञानों विशेषज्ञों को उनके पीएचडी के शोध ग्रंथ प्रकाशित करने में अनुदान राशि प्रदान करती है। विद्यालय शिक्षा से संबंधित अध्ययनों को प्रोत्साहित करने के लिए। अच्छा देखो, ये क्या कह रहा है बच्चा, आपने ये ना सुना होगा, ये एग्जाम नेट और जेआरएफ का नाम सुना है आपने? ठीक है। ये होता है ना, ये लेक्चरार बनने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है। ये मास्टर्स की बात करते हैं। तो बच्चे नेट तो नहीं, नेट के जेआरएफ मान लो 100 लोगों ने नेट का एग्ज़ाम दिया है। ठीक है। तो 100 लोगों में से शायद ही 100 लोगों में से 3 या 4 ऐसे होंगे जो ये जेआरएफ क्लियर कर पाते हैं। इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। तो जेआरएफ क्लियर करने के बाद जब आप पीएचडी करते हो तो उसमें रिसर्च करते हो, तो आपको हर महीने जो है गवर्नमेंट पैसा प्रोवाइड करती है रिसर्च करने के लिए। ठीक है। शोधकर्ता। ठीक है। तो जो भी आप शोध कर रहे हो, जैसे मान लो अपने पॉलिटिकल साइंस में आपने ये जेआरएफ कंप्लीट किया है, ठीक है, आपका नेट जेआरएफ क्लियर हुआ है, तो अब जब आप पीएचडी करोगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो गवर्नमेंट आपको हर महीने कुछ पैसा प्रोवाइड करेगी सैलरी के तौर पर। ठीक है। मतलब पढ़ाई भी करते रहोगे और साथ ही साथ आपको वो सैलरी भी मिलती रहेगी। तो ये है। ठीक है। इसी तरीके से कह रहा है कि उसको मोटिवेट करने के लिए, शोध कार्यों को मोटिवेट करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो समय समय पर पैसा प्रोवाइड करवाती है। ठीक है। ऐसे लोगों को जो ये काम कर रहे हैं, ताकि देखो मोटिवेशन भी बना रहे, है ना, और लोग काम भी करते रहे। और वैसे काम कर रहे हैं तो आजीविका कमाने के लिए कर रहे हैं। और क्या है? कार्यक्रम सलाहकार समिति एनसीईआरटी की प्रधान संस्था है। कार्यक्रम सलाहकार समिति, अब देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है बच्चा, कार्यक्रम सलाहकार समिति जो है वो एनसीईआरटी की प्रधान संस्था है। बोर्ड 3 स्थायी उप समितियों के माध्यम से कार्य करता है। और बोर्ड 3 स्थायी उप समिति, ये कौन कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा। एक बार बस इसको पढ़ लेना, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, बस पढ़ लेना तो माइंड में रहेगा, और कुछ नहीं ऐसा। एनसीईआरटी ने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान तथा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान स्थापित किए हुए हैं। आपको पता है ना एनसीईआरटी। अब देखो बेटा, एक एनसीईआरटी तो पूरे जाके ना देश में चेंजेस नहीं ला सकती। ठीक है। वो तो सेंट्रल लेवल पे काम कर रही है। तो उसने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या किया, उसने स्टेट लेवल पे और स्टेट से भी नीचे आपका जब आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि जिला लेवल पे भी उसने एक अपना संस्थान खोला हुआ है। अब उसके बारे में आगे पढ़ने वाले हो। ठीक है। स्टेट लेवल का और क्षेत्रीय लेवल का। एनसीईआरटी के विशिष्ट कार्य निम्नलिखित है। अब ये कार्य एनसीईआरटी करती है, क्या करती है ये अपने आप एक बार तुम इसको देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजी है। देखो, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा लागू करना, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकरण, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें। पढ़ लो, आपको लगेगा कि हाँ तो मुझे ऑलरेडी आता है। ठीक है। लेकिन पढ़ ज़रूर लेना, पॉइंट पे देखो मैंने हाईलाइट कर रखा है ना, तो छोड़ना नहीं है। उसके बाद है बच्चों आपका ये एनसीईआरटी के कार्य। एनसीईआरटी क्या काम करती है?
तो बच्चा देखो एनसीईआरटी क्या काम करती है, अनुसंधान यानी कि रिसर्च। बताया था ना मैंने आपको, जो रिसर्च करवाती हैं और जो रिसर्च करती हैं तो उनको पैसा देती है ताकि वो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकें, ठीक है। और इसमें बच्चा वक्त भी बहुत लगता है, ठीक है, अनुसंधान करने में। तो ये हो गया आपका रिसर्च करना। प्रशिक्षण देना, आपको पता है ना प्रशिक्षण, जैसे कि आपका हो गया ये पूर्व प्राथमिक, प्रारंभिक और माध्यमिक या उच्चतर शिक्षा, माध्यमिक ऐसे मतलब जो आपका एक तो बच्चों की शिक्षा हो गई, ठीक है, उसको प्रशिक्षण करना। और दूसरा बच्चा ही जो हमारा जो व्यावसायिक शिक्षा, जैसे कि हो गया, जैसे आप टीचर बन रहे हो तो एक तो सेवा पूर्व, जैसे आप लोग अब जब पढ़ाई कर रहे हो जॉब लेने के लिए तो उसको बोला जाएगा सेवापूर्ण प्रशिक्षण, ठीक है। और सेवाकालीन प्रशिक्षण यानी कि जो ऑलरेडी जॉब में होते हैं उसके बाद जो पढ़ाई कर रहे होते हैं उसको बोला जाता है सेवाकालीन प्रशिक्षण। तो कन्फ्यूज़ मत होना, दोनों अलग अलग है, ठीक है। और उसको प्रशिक्षण देने का काम किसका है भैया, तो ये एनसीईआरटी का काम है। विकास करना, डेवलपमेंट करना, पाठ्यचर्या बढ़ाओ, सिलेबस में चेंजेस करना, आधुनिकीकरण को लाना, सहायक सामग्री उपलब्ध कराना, ये सब इसके अंदर है। सेवापूर्ण तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण, जैसा कि मैंने आपको वहाँ बताया, सेम वही है। और है बच्चा आपका एक ये हो गया आपका अभिमुखीकरण। अभिमुखीकरण क्या होता है, ये होता है, अभिमुखीकरण का मतलब क्या होता है, पहले इस शब्द का मतलब समझ लो। शब्द का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ से, किसी भी व्यक्ति को नई चीज़ से अवगत कराना, यही इसका मतलब हो गया शॉर्ट में। तुम इतना समझ लो, किसी भी व्यक्ति को, जैसे आप हो, आपको मैं शिक्षा से रिलेटेड नई नई चीज़ें बताऊंगी, ठीक है, यही हो गया आपका अभिमुखीकरण। अब ये क्या कह रहा है कि ये देखो, इसमें भी इसने यही बोला हुआ है कि यह विद्यालय शिक्षा तथा विद्यालय शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों की शिक्षा में हुए नए विकास से, विचारों से, विचारधाराओं से तथा सभी विषयों में नए ज्ञान से अवगत कराने के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम के आयोजन कराता है। समय समय पर सेमिनार वगैरह करवाता है स्कूलों में जा जाके, सो दैट कि बच्चों को, टीचर्स को, नॉट बच्चों को, टीचर्स को नई नई चीज़ों के बारे में पता चले और वो उसको अपनी पढ़ाते समय वो उसको इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। अध्ययन, खोज, सर्वेक्षण, मंत्रणा यानी कि सलाह देना। सलाह देने का काम भी क्या करती है ये, एनसीईआरटी का काम भी सलाह देना है कि, ठीक है। नीति कार्यान्वयन, विभिन्न क्षेत्रों से संबंध, ठीक है। ये भी एक बार इसको देख लो, विभिन्न क्षेत्र, इसका संबंध शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं से है। जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको सॉल्व करने का काम भैया एनसीईआरटी का है, ठीक है। जैसे पाठचर्या, पाठ्यपुस्तक, प्रकाशन, परीक्षा आदि, पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है वो सेंट्रल लेवल पे एनसीईआरटी इसको सॉल्व करती है, ठीक है। याद हो गया ना, ये वही है, इसको बस शॉर्ट में वो पाई चार्ट के थ्रू दिखाया हुआ है, यही है जो आपने यहाँ पे किया है, ठीक है। बहुत ही ईजी है बच्चा, इसको ज़्यादा इतना हेडक मत ले लेना, इसके लिए आराम से करो, कर लोगे। अंतर्राष्ट्रीय भूमिका, देखिए एनसीईआरटी विद्यालय शिक्षा से संबंधित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से तथा सहयोग करती है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जैसे कि यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व बैंक इत्यादि एनसीईआरटी के साथ मिलकर, देखो ये लोग क्या करती हैं, ये जो है हमारी एनसीईआरटी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं बच्चों के लिए, उसके साथ मिलकर काम करती हैं, ठीक है। अब वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कुछ के नाम दे रखे हैं इन्होंने, यूनेस्को, यूनिसेफ और विश्व बैंक। अब देखो यूनेस्को, यूनिसेफ और विश्व बैंक, देखो मैंने इसमें ना आपको ये पूरा उसका जो ये है फुल फॉर्म वो मैंने लिख दिया है, ये ज़रूर कर लेना क्योंकि फुल फॉर्म आते हैं एग्जाम में, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे भी आप इसके बारे में और पढ़ने वाले हो। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। बस इतना याद करना, इनके साथ मिलकर एनसीईआरटी काम करता है। उसके बाद है बच्चों राज्य स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की संगठनात्मक संरचना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करना, ठीक है। अब बच्चा ये राज्य स्तर पर आ गया, आपने अभी पढ़ा केंद्र स्तर पर, अब ये आ गया राज्य स्तर पर। आज राज्य स्तर पे क्या है देखिए, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये हो गया आपका एससीईआरटी, स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एससीईआरटी, ठीक है। और दूसरा कौन सा काम करता है, तथा राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये हो गया आपका स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट ऑफ ट्रेनिंग, SIEMT, ये याद रखना। स्टेट लेवल पे ये दोनों जो संस्थाएं ये काम करती है, SCERT, SIEMT, ठीक है। अब आप पहले SCERT के बारे में पढ़ लो। भारत में शिक्षा समरवर्ती सूची का विषय मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, समरवर्ती सूची कौन सी है। अच्छा हाँ, मैं इसका ना PDF जो है ब्लॉक 1 का PDF आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से एक बार इसको देख लेना। अगर आप देखना चाहते हो एक बार PDF खोल के आप अच्छे तरीके से उसको देख लेना, ठीक है। दोनों के उत्तरदायित्व संविधान के अनुसार बटे हुए हैं, ठीक है। आपका जो केंद्र, ये जो मतलब जो शिक्षा का समरवर्ती सूची है
ठीक है, ये केंद्र राज्य दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोनों को क्या क्या काम करना है ये भी संविधान में लिखित है और बटा गया है काम। राज्य स्तर पर शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्रियाकलाप संगठित व समन्वित करने की दृष्टि से विभिन्न राज्यों में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT की स्थापना की गई है। अलग अलग राज्यों में भैया अपनी अपनी SCERT खोल दी गई है। ठीक है, इसलिए इनकी बुक्स भी अलग अलग है ना। जैसे बिहार के अलग हो गया आपका राजस्थान अलग हो गया, आपका गुजरात अलग हो गया, है ना, जो कि NCERT का राज्य स्तरीय प्रतिरूप का प्रतिपक्ष है। NCERT 36 स्थानों पर स्थापित की गई हैं, जिनमें सिक्किम, त्रिपुरा, केरल, गोवा, जम्मू और कश्मीर इत्यादि सम्मिलित। अच्छा बच्चों, ये भी हो सकता है कि वो एक इसमें क्योंकि पर्टिकुलर कुछ राज्यों के नाम दे रखे हैं, तो हो सकता है इसमें से कोई राज्य उसमें से पूछ ले और कि जम्मू कश्मीर में है कि नहीं है। तो भैया जम्मू कश्मीर में भी SCERT स्थापित करी गई थी। ठीक है, अब ये क्या है, SCERT के विभिन्न विभाग जो विशिष्ट उद्देश्य के लिए कार्य कर। अब देखो ये भी बिल्कुल NCERT की तरह है, जैसे NCERT के भी विभाग थे अपने अपने उसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, तो वैसे ही SCERT के भी अपने अपने हैं इसके उद्देश्य को प्राप्त कर लिए स्टेट लेवल पे। ठीक है, सबसे पहला हो गया, देखो अब इसको मैं पढ़ूंगी नहीं, आप एक बार अपने आप ही पढ़ लेना। सेवाकालीन शिक्षा विभाग, प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा विभाग, ये सारे विभाग हैं इसके। ठीक है, इसके उद्देश्य पर कार्य करने के लिए ये भी इन्होंने भी अपना एक विभाग बना रखा है। ठीक है, उसके बाद है बच्चों SCERT की भूमिका। अब यहाँ देखो, ये भी सारा आप एक बार अपने आप ना इसको पढ़ लेना, इसमें कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, मिलता जुलता NCERT से है। ठीक है, बस ये स्टेट लेवल का हो गया, वो आपका केंद्र लेवल का हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर बताने के लिए। हाँ, एक है आपका ये MID। देखिए बच्चों, एक है आपका ये MLL, ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, ये समझो, इसको पढ़ के नहीं समझ पाओगे तुम। वह न्यूनतम अधिगम स्तर क्या कहना चाहता है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया बच्चा आपका मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या होता है, एग्जाम्पल से समझो, तुम इसको पढ़ोगे तो नहीं आएगा। देखिए बच्चों, गवर्नमेंट ने क्या किया ना, छोड़ो, आप एक स्कूल में पढ़ा रहे हो। ठीक है, आपने 4th क्लास के बच्चे को टेबल कराया। ठीक है, टेबल में आपने सिलेबस में है कि 4th क्लास के बच्चे को 10th तक का टेबल आना ज़रूरी है, 2 to 10 का टेबल आना ज़रूरी है। अब टीचर क्या करते थे पहले कि इन्होंने गए अपना सिलेबस ख़त्म कराया और निकल लिए क्लास से, बच्चों को आया नहीं आया उससे कोई लेना देना नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक फिक्स कर दिया, एक अमाउंट फिक्स कर दिया। देखो भैया, बच्चे क्लास में ना अलग अलग मेंटल लेवल के होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बहुत जल्दी कर रहा है तो दूसरा भी तुरंत कर ले या कर ही ले, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि देखो ऐसा है, अब 10 तक का तो टारगेट लिया इन्होंने, 10 ना सही कम से कम अगर 30 बच्चे हैं क्लास में तो 30 को 6 तक तो टेबल आना ही चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक न्यूनतम स्तर पर इसको फिक्स कर दिया कि इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, यही है तुम्हारा, अब इससे कम नहीं जा सकते तुम। तो यही हो गया बच्चे आपका न्यूनतम अधिगम स्तर, कि इतना तो तुमको किसी भी तरीके से कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है, नहीं तो 10 तक ना सही पर 6 तक तो सारे बच्चों को आना ही चाहिए ना। अब ऐसा तो नहीं तुम्हें 10 तक करा दे, किसी बच्चे को 10 तक आता है, किसी को 2 का ही आता है, बाकी को बीच में किसी को कुछ आता ही नहीं है, नहीं। तो इसी को बोला गया है कि न्यूनतम अधिगम स्तर, कि एक अमाउंट उन्होंने फिक्स कर दिया कि उतना तो मिनिमम बच्चे को आना ही चाहिए। ये होता है बच्चा आपका MLL या फिर वह न्यूनतम अधिगम स्तर, इंग्लिश में आप इसको बोलोगे, फुल फॉर्म है इसका मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। सॉरी, यह विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए भी यही, बाकी सारा आप वैसे कर लेना, ये इंपॉर्टेंट था तो थोड़ा मैंने आपको समझाया, क्योंकि इसको पढ़ने से आपको इसमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, NCERT के प्रकार यानी कि फंक्शन, उसके क्या क्या फंक्शन है इसमें भी समझाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, देख लो एक बार। पाठ्यचर्या संशोधन तथा पाठ्य पुस्तकों का पुनः निरीक्षण या समीक्षा। अब देखो, NCERT अपने लेवल पर पुस्तकें निकालती है, SCERT अपने लेवल पर पुस्तकें निकालती है। जो काम जो फंक्शन उसके थे वही काम इसके, स्टेट लेवल पे उसका सेंट्रल लेवल पे था। ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होना, इसीलिए ये ज़्यादा ना बड़े होने के बाद भी ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगी आपको, ये वाला जो चैप्टर है। कार्यशालाएं चलाना, सेवा पूर्व व सेवाकालीन प्रशिक्षण बताया था मैंने आपको, सेंट्रल लेवल पे भी है और स्टेट लेवल पे भी है। समग्र गुणवत्ता प्रबंधन, अब ये क्या है, यह है समग्र गुणवत्ता प्रबंधन, TQM की फुल फॉर्म याद रखना, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM, बस इतना ही है कि अवधारणा पर विशेष बल देता है, इसके अलावा नहीं याद रखना। निर्देशन, और उसके बाद है बेटा ये अभिमुखीकरण कार्यक्रम। अभिमुखीकरण क्या है मैंने आपको पहले बताया था, सेम इसमें भी वही है, स्टेट लेवल पे।
उसके बाद है बच्चा आपका SIEMT, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। SIEMT ये कह रहा है बच्चा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म है। ये एक बार तुम ज़रूर देख लेना। मैंने बताया था स्टेट लेवल पर 2 संस्थाएं काम करती है, ठीक है। देखो हमने सेंट्रल लेवल पर किया था, NCERT ये सेंट्रल लेवल पे है, और स्टेट लेवल पे 2 है। स्टेट लेवल पे 2 है, कौन कौन से? SCERT और आपका हो गया ये SIEMT, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। SIEMT एक राज्य स्तरीय स्वायत्त संस्था है, राज्य स्तर पर काम करती है। उद्देश्य शैक्षिक आयोजन तथा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण देना तथा शोध करना, अतः राज्य, जिला तथा उप जिला स्तर पर शैक्षिक आयोजन, प्रकाशन और ये सारे काम करना, ये इसका काम है, ठीक है। शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र में SIEMT की स्थापना एक आधार संस्था के रूप में हुई है। इस संस्थान का मुखिया एक निदेशक होता है और इसकी एक सामान्य सभा होती है जिसकी अध्यक्षता राज्य का शिक्षा मंत्री करता है, और इसके अतिरिक्त एक कार्यकारिणी भी होती है जिसका अध्यक्ष राज्य का मुख्य सचिव होता है। बस इतना ही करना है इसमें, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपका SIEMT की भूमिका, क्या भूमिका भैया, क्या रोल है? तो देखो जो मेन है ना वो करो, ज्ञानोपार्जन, ठीक है। अब एक बार इसको पढ़ो। शोध के माध्यम से ज्ञान की उत्पत्ति, अब ज्ञान कैसे, वो ज्ञान बच्चा कैसे हासिल करेगा उसके बारे में दे रखा है। उद्देश्य क्या है, काम क्या है कि भैया ये सारा काम है इसका, ज्ञान का प्रसार करना, ठीक है। ज्ञान को आत्मसात करने की क्षमता तथा विकासात्मक उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करना, ठीक है। और है बच्चा आपका शैक्षणिक संस्थाओं को तकनीकी सहायता प्रदान करना। देखो बच्चों वीडियो छोटी करने के लिए जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको तो नहीं हटाऊंगी, फिर चाहे मेरी वीडियो कितनी ही लंबी हो जाए, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं आपको बताऊंगी। अगर पूरे चैप्टर में मुझे लग रहा है कि पूरा ही इंपॉर्टेंट है तो मैं पूरा ही हाईलाइट करूँगी, ठीक है। मैं छोड़ नहीं सकती कि शॉर्ट हो जाए या आपको कुछ मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। तो जहाँ मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं आपको वो एल्यूब्रेट भी करूँगी, ठीक है। उसके बाद है बच्चा यही ये आपका हो गया SIEMT के प्रकार्य यानी कि वही फंक्शंस, क्या क्या हैं इसके फंक्शंस। तो देखो इसके मुख्य फंक्शंस निम्नलिखित हैं। अब एक बार इसको तुम खुद ही पढ़ लो, इसमें कुछ ऐसे समझाने वाला नहीं है, ठीक है। सबके काम है, सबके अपने अपने फंक्शंस है, रोल है। जितना भी आपने 2 पढ़ा SCERT, NCERT और SIEMT, ये तीसरा पढ़ रहे हो आप, ठीक है। इसको भी एक बार देख लो, उसी के ही बस एक बार रीड कर लो या इसको पॉज करके तुम्हें स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी तुम्हें इजी लगे। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, ना ही ये उतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट। भैया ये क्या है? जिला स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की संगठनात्मक संरचना। ये क्या कह रहा है बच्चा? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग। अब मुझे लगता है कि आप ही से बच्चा 80% बच्चे ऐसे होंगे, 80 नहीं तो 70% तो होंगे ही जिन्होंने डाइट किया हुआ है कहीं से भी। उसके बाद आप PAT की तैयारी कर रहे हो तो आपने डाइट कर रखा है, दिल्ली से करो, UP से करो, कहीं से भी करो, तो उनको तो भाई इसके बारे में पता होगा ही अच्छे से तरीके से, ठीक है। डाइट एक जिला स्तरीय एजेंसी है, जिला स्तर पर काम करती है ना। प्रत्येक डाइट में निम्नलिखित 7 शैक्षिक शाखाएं होती हैं। कितनी शाखाएं होती हैं? 7। बच्चा शैक्षिक शाखाएं क्या होती हैं? तो ऐसी मतलब आप ये लगा लो, शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, शिक्षा को पाने के लिए, शिक्षा को देने के लिए जो भी चीज़ उनकी हेल्प करती है उसको शिक्षा की शाखाएं बोला जाता है। यानी कि शिक्षा के टारगेट को अचीव करने के लिए है। लाइक अगर मैं आपको बताती हूँ, आप बच्चे को जब पढ़ाते हो तो पढ़ाने का तरीका हमें कौन बताता है? मनोविज्ञान बताता है, शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान भी एक शैक्षिक शाखा ही है। टेक्नोलॉजी के बारे में कौन बताता है? तो टेक्नोलॉजी के बारे में टेक्नोलॉजी से भी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है ना। उसमें पढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। देखो मैं आपको टेक्नोलॉजी के थ्रू ही तो पढ़ा रही हूँ, वीडियो बना के पढ़ाना क्या है? टेक्नोलॉजी तो है। तो बच्चा लोग वो भी एक शैक्षिक शाखा के अंदर आ गया। मतलब जो भी चीज़ें शिक्षा का जो आपका उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में हेल्प कर रहा हो वो उसकी शाखाएं होती हैं। तो डाइट की 7 है, देख लो कौन कौन सी हैं, बहुत ईजी है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी को पाई चार्ट के थ्रू बता दिया गया है, ठीक है। डाइट की भूमिका, इसकी भूमिका कौन कौन सी है एक बार रीड करना चाहो तो कर लेना, वही है और कुछ नहीं है, ठीक है। रीड कर लेना बस, इसे कुछ याद व्याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब डाइट के फंक्शन कौन कौन से हैं बच्चा देखो इसको। निम्नलिखित लक्ष्य का प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण करना, कुछ भी समझाने वाला नहीं है। इसको ज़रूर एक बार मैं तुम्हें बोलूँगी कि इसको पढ़ लेना। वैसे देखो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी रीड करने में आपका 5 मिनट जाएगा, कुछ नहीं, आपके माइंड में बस बैठ जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित के द्वारा जिला में प्रारंभिक तथा प्रौढ़ प्रणाली की शैक्षिक समर्थन और सहायता। अब देखो प्रौढ़ शिक्षा प्रणाली क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी पिछले क्लासेस में बता चुकी हूँ, तो इसमें मैं एलैबोरेट नहीं करूँगी, ठीक है। इसमें भी इसको एक बार पढ़ लेना और कुछ नहीं करना है इसमें। और है आपका क्रियात्मक शोध तथा प्रयोगीकरण, ये भी पता है क्रियात्मक शोध क्या है, प्रयोगीकरण क्या है, ये भी आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
अब अच्छा उसके बाद है देखो, डाइट में नई शाखाएं विभाग खोले गए हैं। अब नई शाखाएं इसमें कौन कौन सी खुली गई हैं, तो उसमें हो गया आपका एक सेवा कार्य अध्यापक, सेवापूर्ण अध्यापक शिक्षा विभाग, है ना। आप जैसे कि आप लोग डाइट करके आए हो, अब आप टीचर बनोगे तो सेवा पूर्वी तो हो गया। पाठ्यचर्या पदार्थ सामग्री निर्माण तथा मूल्यांकन कार्य अनुभव शाखा, और जिला संसाधन इकाई जिसका संबंध प्रौढ़ शिक्षा तथा गैर औपचारिक शिक्षा से है। ठीक है, इसके बस इतना ही कर लेना, इसके अलावा इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। बच्चा ये देखो बीआरसी प्रारंभिक शिक्षा की ब्लॉक खंड स्तर पर संगठनात्मक संरचना, डाइट को शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने तथा जिला स्तर पर शैक्षिक क्रियाकलाप की गति को तीव्र करने का दायित्व सौंपा गया था। किसे? डाइट को सौंपा गया था। ठीक है, खंड संसाधन केंद्र ब्लॉक रिसोर्स सेंटर बीआरसी की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था अध्यापक और विद्यालय को शैक्षिक मार्गदर्शन देना, अध्यापक को और विद्यालय को, तथा विद्यालय स्तर पर गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम को क्रियान्वित करना। किस कौन से स्तर पर बच्चा लोग? विद्यालय स्तर पर। एक खंड संसाधन केंद्र में 100 गांव के, अच्छा देखो अब बच्चा देखो, अब जिला स्तर पर भी बना दिया गया, तो जिला में भी बहुत सारे आपके वो आ जाते हैं ना, क्षेत्र आ जाते हैं। अब हर जगह तो देखो ये काम नहीं कर सकती ना, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने उससे भी नीचे स्टेट लेवल से भी, जिला से भी नीचे एक उन्होंने संस्था बनाई जिसका नाम रखा गया बीआरसी। ठीक है, आपका ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। अब इसमें उन्होंने एक ब्लॉक रिसोर्स सेंटर के अंतर्गत 100 गाँव आते हैं। ठीक है, अब इस 100 गाँव के स्कूल को देखरेख करने का काम किसका है बच्चा? बीआरसी का है। ठीक है, और उसमें क्या क्या गुणवत्ता है कि नहीं, उसमें चीज़ें हैं कि नहीं, संसाधन है कि नहीं, टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, टीचर्स हैं कि नहीं, ये सब काम कौन देखेगा? बीआरसी। एक खंड संसाधन केंद्र के क्रियाकलाप का समन्वय ब्लॉक शिक्षा अधिकारी करता है, जिसे तकनीकी सहायता दूसरे व्यक्ति तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ अभियंता इन सबसे मिलता है आदि प्रदान करते हैं। ठीक है, अब बच्चा इसका क्या काम है, इसका रोल क्या है, जो आपका बीआरसी है उसका रोल क्या है? ठीक है, कंफ्यूज मत हुआ करो। एनसीईआरटी आपने पढ़ा, उसके बाद आपने एससीईआरटी पढ़ा, एससीईआरटी के बाद फिर हम नीचे आ गए और अब हम पढ़ रहे हैं, फिर हमने जिला स्तर का पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, नेशनल, स्टेट और जिला स्तर पे। जिला स्तर पर हमने पढ़ा डाइट के बाद हम पढ़ रहे हैं दूसरा, डाइट से भी नीचे आ जाता है आपका ये बीआरसी जो उससे भी नीचे स्तर पर आके काम करता है। अब इससे नीचे एक और स्तर है, वो आपका लास्ट है। ठीक है, अब इसके काम के देखो, खंड संसाधन केंद्र अध्यापकों को प्रशिक्षण देता है, अध्यापन अधिगम सामग्री का निर्माण करता है, समुदाय का गतिशील बनाता है, क्रियात्मक शोध में सम्मिलित होता है तथा अध्यापकों व विद्यार्थियों में विभिन्न क्रियाकलाप तथा प्रतियोगिता आयोजित करता है। ये कौन करता है? खंड संसाधन विकास मंत्री करता है। बच्चों यहाँ पे ना थोड़ा सा अलग तरीके से लाइन में दे रखा है, इसको एक बार पढ़ लेना। ये वही है, आपके काम है बीआरसी के, क्या क्या काम है, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये वही है। उसी बस को देख लेना और बस, और कुछ नहीं करना। अपने क्षेत्र में अनिवार्य उपस्थिति को लागू करने के लिए उत्तरदायी उनका है कि बच्चों को लाना, कि भैया बच्चे स्कूल में हों। ठीक है, जहाँ भी संभव हो बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन, वही आपका मिड डे मील का। अब जहाँ तक हो ना बच्चों, मिड डे मील का नाम यूज़ मत किया करो, यूज़ किया करो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना। बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में, सब बता चुकी हूँ, इसलिए कहती हूँ बेस अपना मजबूत करो, आगे आने वाले चैप्टर्स में अपने आप इसको ना कर लोगे, आपको मतलब मेहनत नहीं लगेगी ज़्यादा। ठीक है, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा जब आपका बेस है ना, आपका जो ग्राउंड फ्लोर है अगर वो मजबूत हो गया तो आपको फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर बनाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब अच्छा ये है सबसे छोटे लेवल पे काम करने वाला सीआरसी। अब सीआरसी क्या है देखो, क्लस्टर संकुल 8 से 10 विद्यालय के समूह को कहते हैं। क्लस्टर किसे कहा जाता है? 8 से 10 विद्यालयों को। क्लस्टर स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की संगठनात्मक संरचना सीआरसी। ठीक है, क्लस्टर का मतलब जिसमें 8 से 10 विद्यालय आते हो, जिसमें विभिन्न संस्थाएं अपनी संसाधनों, विशेषज्ञ सामग्री, अध्यापन सहायक सामग्री इत्यादि का आदान प्रदान कर एक दूसरे प्रबलित करते हैं और उनका उपयोग साझा रूप से करते हैं। संकुल संसाधन केंद्रों क्लस्टर रिसोर्स सेंटर CRCS के माध्यम से अध्यापक एक साथ आते हैं, अपने विचारों तथा अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं और अपने व्यावसायिक विकास के लिए कार्य करते हैं। अब देखिए बच्चा, इसमें क्या है ना, इसको ये आप लगा लो बीआरसी से भी छोटा लेवल हो गया सीआरसी। इसके अंदर 8 से 10 स्कूल आते हैं। ठीक है, जिसके और ये क्या काम करते हैं कि देखो, जो भी 8-10 स्कूल होगा ना, जो अपने रिसोर्सेज का, सपोज करो कि किसी स्कूल के पास आपका ये स्मार्ट बोर्ड है,
ठीक है। किसी के पास आपका साइंस लैब है, किसी के पास लाइब्रेरी है। तो ये जितने भी 8-10 स्कूल हैं वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ सामान वगैरह का आदान प्रदान भी कर सकते हैं, रिसोर्सेज को, ठीक है। अब अगर मुझे अपने बच्चों को साइंस में कराना है तो मैं अपने बच्चों को लेकर आज वो स्कूल में जा सकती हूँ, ठीक है। और जैसे टीचर्स की कुछ अपनी जैसे उनके एक्सपीरियंस हैं वो शेयर करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, मतलब मिलजुल कर एक साथ बैठकर शैक्षिक कार्यक्रम करते हैं, ठीक है। बीच बीच में इनका सेमिनार मिलाकर सारे वहाँ के जो टीचर्स होते हैं, इसमें अध्यापक, प्रधानाध्यापक, इन सबको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अध्यापक लेवल पर ये आकर काम करती हैं। 8 से 10 स्कूल इसमें शामिल होते हैं। आखिरी बात समझ में, अपने रिसोर्सेज का आदान प्रदान करना, ठीक है, अपने विचारों का आदान प्रदान करना, ठीक है, और आपके जो संसाधन है उसको इधर उधर करना, अध्यापन सहायक सामग्री को अपना आदान प्रदान करना, ये सब ये CRC के अंदर आते हैं। 8 से 10 स्कूल का समूह होता है, दैट्स इट, यही करना है आपको। अब इसमें भी वही चीज़ आ गई, देखो, संकुल संसाधन केंद्र विद्यालय के उस मुख्य अध्यापक के प्रति उत्तरदायी है जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत शिक्षा अधिकारी और शहरी क्षेत्र में संकुल शिक्षा अधिकारी की संज्ञा दी गई है। इसके प्रति ये उत्तरदायी है, ग्रामीण स्तर पर पंचायत शिक्षा अधिकारी और शहरी स्तर पर संकुल शिक्षा अधिकारी। कितने स्कूल आते हैं बच्चा इसके अंदर, 8 to 10। अब इसका भूमिका क्या है, देखो, ये है आपका संकुल संसाधन केंद्र की क्या क्या भूमिका है, इसे तुम एक बार रीड कर लेना, रीड ज़रूर कर लेना, ठीक है। 2 मिनट लगने, पॉज करो, कर लो। उसके बाद है बच्चा आपका, ये है आपका संकुल संसाधन केंद्र के फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो संकुल संसाधन केंद्र के ये प्रकार्य निम्नलिखित है, कौन कौन से, एक बार तुम इसे पढ़ लो। क्या क्या करना, वेतन बांटना, फर्नीचर वितरित करना, उपकरण तथा खेल सामग्री, मतलब ये सारी हैं, छोटी छोटी सी हैं और कुछ नहीं है। जो बिल्कुल छोटे लेवल पे आकर काम करती ना वो CRC है, ठीक है। खत्म हो गया चैप्टर, छोटा सा था। उसके बाद है बच्चा, संकुल संसाधन केंद्र ग्रामीण अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के एकाकीपन समाप्त कर देते हैं। इसमें विद्यालय अभिशासन तथा उत्तरदायित्व की भावना का समाप्त हो जाता है, ठीक है। बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, ये सारांश है। और ये है आपका कुछ फुल फॉर्म है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, एक बार यहाँ देखना हो तो देख लेना, ठीक है। और आई होप कि आपको ना ये अब समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। अब आप इसको समझोगे तो आप इजीली इसको रिलेट कर पाओगे। क्या कह रहा है भैया कि प्रारंभिक शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक संरचना, राष्ट्रीय स्तर पर NCERT, स्टेट स्तर पर SCERT, और ये आपका हो गया SIMT, ठीक है। जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डाइट के बारे में पढ़ाया मैंने आपको, BRC के बारे में पढ़ाया मैंने आपको, और मैंने आपको CRC के बारे में पढ़ाया। ये वही है, अब समझ में आ रहा है ना। इसी तरीके से ये सारी संस्थान के बारे में आपने इसके अंदर पढ़ा, एक इसकी रिवीजन अच्छी तरीके से कर लेना, ये चैप्टर। और ये आपका जो ब्लॉक 1 है ये भी ख़त्म हो गया। अब आपका नेक्स्ट क्लास में ब्लॉक 2 में शुरू करवाऊँगी, ठीक है। तब तक आप इसकी रिविज़न करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कमेंट करो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी जानो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी, टेक केयर, पढ़ते रहिए, बाय।